हेलो दोस्तों, हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस 1 अगस्त 2022 का लेके आए हैं। बीच में हम लोग का सिस्टम थोड़ा सा डिसरप्ट हो गया था ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। हम लोग वापस से अभी कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को कंटिन्यू करने का। तो आज के जो न्यूज़पेपर में कुछ कुछ चीज़ें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। एक गवर्नेंस मॉडल दिया गया भारूच का, वो पब एड ऑप्शनल वालों के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। दूसरा जो आर्टिकल हम लोग देखेंगे, वीट वेवर एट WTO, उसको लेके कुछ बातें हैं। तीसरा INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये कॉरिडोर ऑपरेशनल हुआ है, 2 कंटेनर आए हैं। उसके साथ ही इसके बारे में और भी चीज़ें देखेंगे, कैसे इंडिया को फ़ायदा होगा, क्या और चीज़ें की जा सकती हैं, क्या प्रॉब्लम है इसके रास्ते में, वो सारी चीज़ें हम लोग इसको देखेंगे। एक डेटा है आपका असेंबली सिटिंग इन 2021, उसके रिलेटेड एक डेटा है। और जुडिशियरी, जो लोअर जुडिशियरी है, उसमें कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है हम लोग शुरू करते हैं अपना गवर्नेंस मॉडल से। ये भारूच गुजरात गवर्नमेंट के अंदर में आता है, वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है। और कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारूच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की काफ़ी तारीफ की थी। वो इसलिए किया गया था क्योंकि वहाँ पे 4 लोकल स्कीम हैं और मोस्टली वो इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम्स हैं, सोशल सिक्योरिटी को देखते हुए। तो उसमें जो बेनिफिशियरी हैं, 100% बेनिफिशियरीज उस डिस्ट्रिक्ट के इनरोल किए जा चुके हैं। तो वो कैसे संभव हो पाया है, उस चीज़ को जानना ज़रूरी है। और ये हम लोग किसी दूसरे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वहाँ पे इसके मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो सुविधा है, जो सरकार के द्वारा फैसिलिटी दी जा रही है, पहुँच सके। तो इस मॉडल के बारे में हम लोग जानते हैं। इस मॉडल में क्या है कि इसको एक कैंपेन मोड में स्टार्ट किया गया, जिसको नाम दिया गया उत्कर्ष पहल। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट थे उनके द्वारा इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व की गई। एक तो पहला आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट, फिर उत्कर्ष पहल के नाम से ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और जितने भी कंसर्न्ड लोग थे उन सबको उस ग्रुप में शामिल किया गया। उस पर कोई भी एक्शन होना है या कुछ भी आगे उसमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन होने वाला है, तो वो उस ग्रुप पे पोस्टेड होता रहा, जिसके बेसिस पे वो गाइडेंस के तौर पे आगे काम करता रहा। फिर लोकल बॉडी जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ के, उनका बर्थडे था, तो उस बर्थडे के अपॉर्चुनिटी को भी यूज किया गया इसी तरीके से, जिसमें कि बहुत सारे जो बेनिफिशियरीज थे उनको इनरोल कराया गया। तो उस स्पेसिफिक उसको बिल्कुल एक पब्लिक इवेंट बना दिया गया, जिसमें काफ़ी सारे जो बेनिफिशियरी थे, इंटेंडेड बेनिफिशियरी थे, उनको शामिल किया गया वहाँ पे। अब एक जो चौथा आइडिया था वो ये था कि इसमें लोकल वॉलंटियर्स को लाया जाए, लेकिन लोकल वॉलंटियर्स को लाने के लिए पैसे चाहिए थे। ये पैसे कहाँ से आते? इस पैसे के लिए जो लोकल इंडस्ट्री थी उसको इन्वॉल्व किया गया। तो वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है वो अंकलेश्वर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फॉर्म में सारी इंडस्ट्रीज एक साथ में आई, और उन्होंने जो वॉलंटियर्स थे उन वॉलंटियर्स को 250 से लेके 300 रुपए तक डेली का उनको इस काम के लिए पे करने के लिए वो कंपनी से एग्री कर गई। बात करने पे मीडिया से अभी जो आर्टिकल छपा है उसमें ये भी दिखता है कि उन्होंने ना सिर्फ वॉलंटियर्स को देने के लिए पैसे दिए, बल्कि जो बेनिफिशियरीज थे उनको साड़ी भी गिफ्ट किया। तो ये इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट था, उनके CSR एक्टिविटीज़ के अंतर्गत में आया ये। और जो लोकल वॉलंटियर्स की बात करें
तो लोकल वॉलेंटियर्स को नाम दिया गया उत्कर्ष सहायक। तो नेमिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि किस तरीके से उनको नाम दिया जाए ताकि वो अपने काम में ऑनर देखें, उसको अपना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे उस चीज़ को देखें। फिर अगला एक चीज़ और जो यहाँ पे हुआ कि जो वॉलंटियर्स थे उनके इनकम में भी बढ़ोतरी हुई, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे इस नोबेल काउज में, और साथ के साथ वो एडमिनिस्ट्रेशन भी सीख रहे थे कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो सारी चीज़ों को सीख रहे थे। तो इस प्रकार से जो पार्टिसिपेटिव अप्रोच अपनाया गया इस गवर्नेंस मॉडल में, इसको बाकी बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में यूज किया जा सकता है। तो दिस इज़ द मॉडल विच वी कैन फॉलो, और इस मॉडल से सीख लेते हुए हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, व्हीट वेवर एट WTO। ये आर्टिकल द हिंदू में आया था। इस आर्टिकल में ये चीज़ बात की गई है, जो मेन मुद्दा है वो ये है कि भारत ने ये बोला है कि करंटली अभी जो वार लाइक सिचुएशन चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में, उसकी वजह से जो व्हीट एक्सपोर्ट है दुनिया में वो प्रभावित हुआ है बहुत बुरी तरीके से। डाटा वाइज अगर देखें तो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि करीब करीब 28% व्हीट का एक्सपोर्ट रसिया और यूक्रेन मिलकर करते हैं, तो जिससे ग्लोबल जो फूड सिक्योरिटी है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इसी के बैकड्रॉप में इंडिया ने बोला था कि सिचुएशन चूंकि एक्सेप्शनल है, तो यहाँ पे हम लोगों को व्हीट मार्केट में जो हम लोगों ने पब्लिकली अपने स्टॉक होल्डिंग में रखा है उसको मार्केट में रिलीज करने का परमिशन दिया जाए। तो ये परमिशन इंडिया मांग क्यों रहा है? क्योंकि इंडिया का जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है, जो MSP के तहत हम लोग प्रोक्योर करते हैं किसानों से जो खरीदते हैं अनाज, उसको माना गया है कि एक ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी है, मतलब ट्रेड को प्रभावित कर रहा है ये सब्सिडी। इसी वजह से इससे रिलेटेड कोई भी अगर फूड आइटम हम लोगों को मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में लेके आना है, तो उस कंडीशन में जो WTO है उनसे हम लोगों को परमिशन लेना होगा, अदरवाइज ये अलाउड नहीं है, क्योंकि ये प्राइस डिस्टॉर्ट करेगा मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। अब चूंकि ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, तो इस कंडीशन में WTO चाहे तो सारे मेंबर्स मिलके इसके लिए परमिशन ग्रांट कर सकते हैं, जैसा कि अभी कोविड-19 वैक्सीन के लिए किया गया कि इसके लिए जो पेटेंट राइट है उसको वेव ऑफ करने की बात की गई थी। तो व्हीट के लिए भी यही बात इंडिया आगे लेके आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ऑथर हैं इस आर्टिकल के, वो बोलते हैं कि भारत का पहले से डिमांड ये रहा है कि जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग वाला जो प्रॉब्लम है, जो कि दुनिया लेवल पे बोला जा रहा है कि इससे बियॉन्ड आप पब्लिक स्टॉक होल्डिंग में नहीं रख सकते हैं, एक स्पेसिफिक लेवल है, डिमिनिमिस लेवल उसको नाम दिया गया है, उस लेवल के बियॉन्ड आप अनाज पे खर्च नहीं कर सकते हैं, सरकार के द्वारा खर्च नहीं किया जाएगा। तो जो ऑथर सजेस्ट करते हैं कि जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग वाला जो प्रॉब्लम है, इस पे अभी तक तो सॉल्यूशन मिल नहीं पाया है। इस बार भी जो WTO हुआ उसमें भी बोल दिया गया कि लेट्स फोकस मोर ऑन फूड सिक्योरिटी, ए बिगर क्वेश्चन। तो वहाँ से उस मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया गया, जो पीस क्लाउज वाला प्रोविजन है वो कंटिन्यू रखा गया, लेकिन जो हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम है वो एड्रेस नहीं हुआ। तो वही ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि जो हमारा मेन क्वेश्चन है PSH का, वही पे हमारा टारगेट होना चाहिए, और ये व्हीट वेवर वाला पे हम लोग को नहीं जाना चाहिए। दूसरा जो सजेशन यहाँ पे ऑथर देते हैं वो ये कहते हैं कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने का परमिशन दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इस साल में जो सरकार ने व्हीट प्रोक्योर किया है, अपने टारगेट का 57%
टारगेट से 57% कम उन्होंने प्रोक्योर किया है। मतलब कि मार्केट में बहुत सारा वीट है जो कि एक्सपोर्ट किया जा सकता है विदाउट वीट वेवर। तो यही यहाँ पे सजेशन था। तो मेन टोटल जो क्रक्स था इस आर्टिकल का वो यही था। तो हम लोग आते हैं अपने अगला जो आर्टिकल दिया गया था उस पे। अगला आर्टिकल था यूरेशिया में कनेक्टिविटी को लेके। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए INSTC ये कॉरिडोर अभी ऑपरेशनल जस्ट हुआ है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और ऑपरेशनल भी वो फुल फ्लेज्ड नहीं हुआ है। अभी बस 2 कंटेनर जो है वो मूव हुए हैं रसिया से मुंबई। तो इस कॉरिडोर के बारे में जानते हैं कि ये कॉरिडोर जो है 7200 किलोमीटर का मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होगा। मल्टी मॉडल कहने का मतलब क्या है कि उसमें रोड, रेल और भी डिफरेंट जो भी मीन्स होंगे, जो रोड रेल के अलावा आपका सी हो गया, पोर्ट हो गया, तो ये सारे मोड को ऐड करते हुए एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा। और इसमें जो यूरेशिया का रीजन है वो पूरा कनेक्ट होगा। अगर हम लोग इसको मैप में जाके देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर सीखेंगे। इसको आप लोग ज़रूर देखें मैप में जाके। इसको जब आप मैप में जाएंगे तो देखेंगे रसिया है, फिर आपका सेंट्रल एशिया की काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, फिर इधर ईरान से होता हुआ एक रूट है। तो ये सारे कंट्रीज ऐसे करके कनेक्ट हो रहे हैं। इसका अगर फ़ायदा देखें तो फ़ायदा उसका पहला तो ये है कि अगर पूरे तरीके से जब ऑपरेशनल हो जाता है तो जो फ्रेट का कॉस्ट होगा वो 30% लगभग कम पड़ेगा, और जो जर्नी का पीरियड होगा वो भी 40% से कम हो जाएगा। तो ये कंपेयर किस रूट से किया गया है? तो ये कंपैरिजन जो है, जो अभी रूट है सुएज कैनाल से होके, उस वाले रूट के मुकाबले ये आपको कमी देखने को मिलेगी अगर INSTC ऑपरेशनल होता है तो। दूसरा ये भी फायदा होगा कि सुएज कैनाल अभी कुछ दिन पहले ब्लॉक हो गया था, एक शिप जो है फंस गई थी, तो उसके अल्टरनेटिव के तौर पे भी एक रूट हमारे पास होगा। दूसरा फायदा हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टेट है उसका इंटरनेशनलाइजेशन होगा, जिसमें कि जो स्टेट रन कंपनीज हैं वो लीड लेंगी और प्राइवेट कंपनीज के लिए भी रास्ता आगे खोलेंगी। तीसरा फायदा अगर देखते हैं तो वो ये है कि इंडिया अफगानिस्तान को एक्सेस कर सकेगा डायरेक्टली थ्रू चाबहार पोर्ट, जो आपका ईरान में बनेगा। लगभग उस पर काम चल ही रहा है। वहाँ से रोड कनेक्टिविटी के थ्रू हम लोग डायरेक्ट अफगानिस्तान जा सकते हैं। तो इस INSTC को तालिबान ने भी सपोर्ट किया है। तो हम लोग बीच में जो पाकिस्तान का पड़ता है, अगर इंडिया से हम लोग लैंड रूट से जाते हैं तो बीच में पाकिस्तान हम लोग को मिलेगा। तो इसको हम लोग चाबहार वाला रूट अगर फॉलो करेंगे तो वहाँ पे पाकिस्तान को बाईपास किया जा सकता है। फिर जो चौथा बेनिफिट है इंडियाज मल्टी अलाइनमेंट। जिस समय पे INSTC ऑपरेशनल हुआ है उसी समय पे इंडिया साथ में क्वाड में भी मेंबरशिप कर रहा है। तो ये दिखाता है कि इंडिया दोनों ही ब्लॉक के साथ में चीज़ें आगे बढ़ा रहा है, जो कि इंडिया के मल्टी अलाइनमेंट को दिखाता है। इसके बेनिफिट के तौर पे ये चीज़ें हैं। अगर चैलेंज के तौर पे देखें तो ये है कि रसिया है, उस पर भी वेस्टर्न सैंक्शन लगा हुआ है। फिर बीच में हमारा ईरान आएगा, उस पर भी सैंक्शन लगा हुआ है। तो ये सैंक्शन इसके प्रोग्रेस को काफ़ी दिनों से हैम्पर करता आ रहा है, क्योंकि ये कंसेप्चुलाइज 2000 में ही किया गया था। जो ईयर इसका माना गया था जो लॉन्च का, वो सन 2000 में ही इसकी आइडिया को माना गया था कि हम लोग अब इस पर काम शुरू कर सकते हैं। तो अभी 20-22 साल हो चुके हैं, बस एक अभी तक 2 कंटेनर अभी इस रूट से आ पाया है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब चलते हैं हम लोग इसके आगे। ये न्यूज़पेपर कटिंग जो है
आई थिंक सैटरडे का है, हम लोग कवर नहीं कर पाए थे, तो ये जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं यहाँ पे निकाल के ले आया हूँ। तो ये एक पीआरएस के द्वारा स्टडी की गई है। पीआरएस एक एनजीओ के तौर पे ही काम कर रहा है, जो कि आपको रिसर्च रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। कोई भी लेजिस्लेशन है, कोई भी लॉ है, तो उससे संबंधित रिसर्च ये प्रोवाइड कराता है। इसके अगर साइट पे भी अगर आप जाएंगे तो आपको मंथली जो गवर्नमेंट की वर्किंग है उसकी समरी मिल जाएगी। तो ये यूपीएससी एस्पिरेंट और बाकी जो स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट हैं उनके लिए काफ़ी ही उपयोगी वेबसाइट है, इनके द्वारा चलाया जाता है। खैर, हम लोग फिर से आते हैं इसके जो अभी की स्टडी है उस पर। इस स्टडी में ये बताया गया है कि जो असेंबली सिटिंग थी, हाईएस्ट जो पिछले साल हुआ उसमें हाईएस्ट केरला का रहा है, जो कि साल में 61 डेज इनकी सिटिंग हुई है। एक और जो चौंकाने वाली बात इनकी स्टडी में आता है वो ये है कि इन्होंने 28 स्टेट असेंबली और एक यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर उस पर यह स्टडी किया है। उसमें इन्होंने ये पाया है कि इस 28 में से 17 जो हैं मात्र 20 दिन भी वो नहीं मिले हैं साल भर में। जो असेंबली का सेशन हुआ है वो 20 दिन का भी साल भर में नहीं हो पाया है 17 स्टेट में। जबकि जो NCRWC है, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यूइंग वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके हेड कौन थे? ये भी एज ए प्रीलिम्स में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कई स्टेट पीएससी में। तो इसको हेड करने वाले वेंकट चेलिया जी। तो इस कमीशन ने ये सजेस्ट किया था कि जितने भी लेजिस्लेचर हैं जिसमें कि 70 से कम मेंबर्स हैं, उनको साल में कम से कम 50 दिन मीटिंग में मिलना चाहिए, और बाकी जो स्टेट्स हैं उनको साल में कम से कम 90 दिन मिलना चाहिए। ये वर्किंग को लेके NCRWC ने सजेशन दिया था। तो ये ठीक उसके कंट्ररी दिखता है, जहाँ की जो बेस्ट है 61 डेज का है केरला के द्वारा, और 17 में तो ये है कि इवन 20 दिन भी वो नहीं मिले। तो ये जो है जो स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव हैं उन पे अकाउंटेबिलिटी की कमी को दिखाता है। तो उस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस डाटा को डाला जा सकता है, जहाँ पे कि रोल ऑफ लेजिस्लेचर इन कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव। तो वहाँ पे दिखेगा कि काफ़ी लिमिटेड रोल है। जब मिलती ही नहीं है असेंबली तो उसका कंट्रोल ऑब्वियस सा है कि काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होगा। तो इस आर्टिकल के आगे हम लोग चलते हैं। ये है आपका लोअर जुडिशियरी में कम्युनिटी वाइज क्या है रिप्रेजेंटेशन। ये आज के द हिंदू के जो डाटा सेगमेंट है उसमें दिया गया था। उसमें यह है कि जो लोअर जुडिशियरी हैं वहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट हैं उनका रिप्रेजेंटेशन मात्र 13% है, जबकि एसटी का रिप्रेजेंटेशन 5% है। ओबीसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे 24% है, और अगर वुमेन को लिया जाए तो 35% जो जुडिशियरी में पोजीशन है लोअर जुडिशियरी में वुमेन के द्वारा ऑक्यूपाई किया जा रहा है अभी। तो इस डाटा को भी हम लोग इंक्लूसिव जुडिशियरी वाला कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं। कुछ और फैक्ट दिए गए थे इसमें, उसको हम लोग देखते हैं कि 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जिसमें कि उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब और वेस्ट बंगाल ये आते हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स में 0 शेड्यूल ट्राइब जजेज हैं। तो यहाँ पे वैसे स्टेट्स भी हैं जिसमें कि एसटी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जैसे उड़ीसा हो गया आपका, वेस्ट बंगाल हो गया, तो यहाँ पे एसटी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। बट स्टिल इनके जुडिशियरी में जो लोअर जुडिशियरी है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो 0 एसटी जजेज। तो ये काफ़ी एस्टॉनिशिंग फैक्ट है जिसको कि आप कहीं पे डाटा या टेबल में कोट करके दिखा सकते हैं। वही बात जब की जाए कि शेड्यूल कास्ट जजेज पे,
तो 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहां की 0 शेड्यूल कास्ट जजेज हैं लोअर जुडिशियरी में। तो ये काफी कंट्रास्टिंग टाइप का पिक्चर दिखता है, जो कि दिखाता है कि जो लोअर कास्ट एससी और एसटीज हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है जुडिशियरी में काफी ज्यादा लिमिटेड है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक फैक्ट है और जुडिशियरी को ये इंक्लूसिव नहीं होने दे रहा है। तो आज के आर्टिकल में हमारे पास ये सारी बातें थीं। मैं अभी भी पूरे तरीके से फिट नहीं हो पाया हूं, बट स्टिल हम लोग कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा डिसरप्शन भी वीडियो के बीच में आप लोग को महसूस हुआ होगा। हम लोग जैसे ही थोड़ा पूरा फिट हो जाते हैं तो बीच में थोड़ा 1-2 इनिशिएटिव और है, आंसर राइटिंग वाला है, वो उस वाले पोर्शन को हम लोग फिर से रिज्यूम करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।